फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद इंजीनियर सतीश कुमार में आपका स्वागत है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर किए। और मैं एक और विनती करना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें। जब जरूरत हो तभी आप मार्केट के लिए निकले, नहीं तो एकदम घर में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि इतना जल्दी यह कोरोना महामारी वाला सिस्टम जो है खत्म नहीं होने वाला है। ये दिन पर दिन जुड़ने वाला है। इसी कारण हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर जो चल रहा था वह पृष्ठीय रसायन था, और पृष्ठीय रसायन का हम लोग जो लास्ट जो टॉपिक का जो अध्ययन किए थे वह विशेष, अगर हम बात करें तो विषकारक वर्धक और उत्प्रेरक वर्धक के बारे में हम लोग पढ़े थे। अगर आज हम जो बात कर रहे, आज का जो हमारा जो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 2 मार्क्स के लिए, जो 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर के लिए। चलिए तो आज का हम टॉपिक के लिए पढ़ते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा, ध्यान से इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है अपने से लिखना होगा, केवल हम यहां पर समझाएंगे आपको। चलिए तो ध्यान से देखते हैं, हम आपको क्वेश्चन से परिचय करवाते हैं कि मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है? चलिए तो इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके आंसर के लिए ध्यान से देखेंगे। CHCl3 प्लस O2 सनलाइट। जब क्लोरोफॉर्म बाबू ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराता है तो बाबू ये बनाता है COCl2, जिसका नाम होता है फॉस्जिन गैस, जो बहुत विषैला होता है। फॉस्जिन गैस। चलिए इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे, क्योंकि यही मेरा आंसर है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो फॉर्मूला देख रहे बाबू, ये फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का, याद रखेंगे हमेशा। क्लोरोफॉर्म का है, तो ध्यान से देखिए। जब क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसा भी बोल सकते हैं, जब क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। जब क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो फॉस्जिन गैस नामक एक विषैला गैस का निर्माण करता है। एक बार फिर से सुनिए। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक विषैला गैस फॉस्जिन गैस का निर्माण करता है। फॉस्जिन गैस का निर्माण करता है। इसी कारण से क्लोरोफॉर्म को कौन कोची में रखा जाता है? रंगीन बोतल में रखा जाता है, ताकि यह सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया ना करे। सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया ना करे। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो एक विषैला गैस फॉस्जिन का निर्माण करता है। इसी कारण से क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है, ताकि यह सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया ना करे। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये दोनों फार्मूला याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन फॉस्जिन गैस है, इनमें से कौन क्लोरोफॉर्म है, चाहे क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, चाहे फॉस्जिन गैस का सूत्र क्या होता है, दिमाग में रखेंगे इसे। अब अगर हम बात करें तो सेकंड जो हमारा जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखिएगा। आकृति चयनशीलता, आकृति चयनशीलता। कोई आपसे पूछा कि आकृति चयनशीलता क्या है, तो इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। इसको मान लेते हैं बाबू कि मेरा ये उत्प्रेरक है। क्या है बाबू? उत्प्रेरक। और ये उत्प्रेरक का खोजी कहलाएगा बाबू सतह। क्या कहलाएगा? तो इस सतह का जो संरचना होता है बाबू, वह एक विशेष प्रकार का होता है। कैसन प्रकार का होता है? एक विशेष प्रकार का होता है। चलिए, तो एक मेरा पैराग्राफ मिला। और एक बात और ध्यान से देखिए, हमने अभी कहा बाबू कि इसकी जो सतह जो होती है बाबू एक विशेष प्रकार की होती है। यानी ध्यान से सुनिए, सतह जो होती है तो वह बाबू विशेष प्रकार की कोची होती है, तो संरचना होती है। क्या होती है बाबू? संरचना होती है। और ये जो संरचना जो है ये निर्भर करता है बाबू अभिकारक और प्रतिफल पर निर्भर करता है। कोची पर निर्भर करता है बाबू? अभिकारक और प्रतिफल पर निर्भर करता है। तो कोई आपसे पूछा कि आकृति चयनशीलता क्या है, तो उसको जवाब देना है कि प्रत्येक उत्प्रेरक की सतह पर, प्रत्येक उत्प्रेरक की सतह पर एक विशेष प्रकार की कुछ होती है, संरचना होती है। प्रत्येक उत्प्रेरक की सतह पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो अभिकारक और प्रतिफल पर निर्भर करता है, जो अभिकारक और प्रतिफल पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को आकृति चयनशीलता कहते हैं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक बार लास्ट बार समझ लीजिए इसको। प्रत्येक उत्प्रेरक की सतह पर, प्रत्येक उत्प्रेरक की सतह पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो अभिकारक और प्रतिफल पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को हम लोग कहते हैं बाबू क्या? आकृति चयनशीलता कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन जो है बाबू, जियोलाइट्स, जियोलाइट्स, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो ध्यान से देखिए। आपको ये बाबू ध्यान से देखो, इसको भी हम लोग मान लेते हैं बाबू कि ये मेरा उत्प्रेरक है। तो इससे आपको ये वो पैराग्राफ मिला होगा कि इसकी जो बात करें तो इसकी जो सतह होती है एक विशेष प्रकार की होती है, यानी इसकी जो संरचना होती है विशेष प्रकार की होती है। और इसकी संरचना आप बोल देंगे तो रतिका झा सर बता चुके हैं, अभिकारक और प्रतिफल। तो यहाँ पर जो ये बातें नहीं याद रखनी है। और एक बात और ध्यान में रखेंगे बाबू कि ये आपको बाबू पर्ची करवा रहा है कुछ से बाबू, इसको देखकर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए ये, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर समझ में तो नहीं आ रहा है। तो हम आपको बता देते हैं बाबू, यह है मधुमक्खी के नाम सुने होंगे, मधुमक्खी, मधुमक्खी का छता देखे होंगे, मधुमक्खी का कुछ बाबू छता। चलिए तो एक हमको बात समझ में आया अभी तक कि प्रत्येक उत्प्रेरक की सतह पर, प्रत्येक उत्प्रेरक की सतह पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, प्रत्येक उत्प्रेरक की सतह पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। अब ध्यान से सुनिए, इसकी जो आकृति जो होती है बाबू वह मधुमक्खी की छते जैसे होती है। मधुमक्खी के कैसे जैसी होती है?
छते जैसी होती है, जिसकी आकृति जो दिखाई दे रहा है आपको, ये किसके जैसा लग रहा है बाबू? मधुमक्खी के छते जैसी लग रही है। तो इसको हम डिफाइन करते समय बोलते हैं कि प्रत्येक उत्प्रेरक की सतह पर, प्रत्येक उत्प्रेरक की सतह पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसकी आकृति मधुमक्खी के छते जैसी होती है। अब बात आता है बाबू, ध्यान से देखिएगा, मधुमक्खी के छते जैसी होती है, तथा इसमें क्या प्रॉब्लम है ना बाबू, मधुमक्खी के छते जैसे तो होती है, लेकिन इसमें एक त्रिविमीय एक छोटा सा छिद्र होता है। छोटा सा क्या होता है बाबू? छिद्र होता है। याद रखेंगे, एक छोटा सा क्या होता है बाबू? छिद्र होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाबू क्या? जियोलाइट्स। क्या कहते हैं? जियोलाइट्स। कोई आपसे पूछेगा कि जियोलाइट्स क्या है, जियोलाइट्स क्या है, तो उसको बताना है कि प्रत्येक उत्प्रेरक की सतह पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। प्रत्येक उत्प्रेरक की सतह पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसकी आकृति, जिसकी क्या बाबू? आकृति मधुमक्खी के छते जैसी होती है, मधुमक्खी के छते जैसी होती है, तथा इसमें एक त्रिविमीय एक छोटा सा क्या होता है? छिद्र होता है। त्रिविमीय एक छोटा सा क्या होता है? छिद्र होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाबू क्या? जियोलाइट्स। क्या कहते हैं? जियोलाइट्स। कोई पूछेगा कि जियोलाइट्स किसे कहते हैं, तो आप तो आराम से बता सकते हैं, केवल लेक्चर को सुनना है और समझ जाना है कि क्या हो रहा है, और इसके माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि प्रत्येक उत्प्रेरक की सतह पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसकी आकृति मधुमक्खी के छते जैसी होती है, मधुमक्खी के छते जैसी होती है, तथा इसमें एक त्रिविमीय एक छोटा सा क्या होता है? छिद्र होता है। त्रिविमीय एक छोटा सा छिद्र होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? जियोलाइट्स। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब एगो ध्यान से देखें, यहां पर एगो नोट पॉइंट याद रखेंगे। जियोलाइट्स को कोई पूछती है बाबू कि इसका उपयोग बताइए, तो याद रखेंगे बाबू कि इसका उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए किया जाता है। हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए किया। कोई आपसे पूछेगा बाबू कि बताइए जियोलाइट्स का उपयोग बताइए, तो बस सिंपल तरीके से उसको बताना है कि इसका जो उपयोग होता है वह पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव का आपका प्रश्न उठ सकता है कि पेट्रो रसायन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप उसे बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अगर अब हम बात करें तो अगला जो हमारा जो टॉपिक है, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण का क्रियाविधि ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हम आपको दो फिगर का इस्तेमाल करेंगे समझने के लिए। हम इसको मान लेते हैं मेरा कि यह है एंजाइम उत्प्रेरण है,
और एक और हम फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे उसको। ये मेरा अभिकारक है और ये मेरा प्रतिफल है। अब बात आता है बाबू, ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने हैं। अब सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के लिए हमने 2 फिगर यहाँ बनाए, लेकिन आपको कॉपी पे जो फिगर बनाना है ये बनाना है, ना कि ये बनाना है। ये केवल समझने के लिए हमने किया है। अब अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें बाबू तो ध्यान से देखो, तो इसको हम बताए थे कि सतह, क्या बताए थे? सतह। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है ना कि एंजाइम उत्प्रेरण की बाबू ये आपको बताए थे कि ये मेरा सतह है और सतह पर अधिक संख्या में बाबू क्या होता है ना कि छिद्र होता है। क्या होता है बाबू? छिद्र होता है। समझ में आ रहा होगा? ध्यान फिर से सुनिएगा। एंजाइम उत्प्रेरण की सतह पर अधिक संख्या में छिद्र होता है। प्रयास समझने का करेंगे। एंजाइम उत्प्रेरण की सतह पर अधिक संख्या में छिद्र होता है। अब ध्यान से सुनिए, जिसकी एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसकी एक विशेष प्रकार की क्या होता है बाबू? संरचना होती है। ध्यान से सुनिएगा। एंजाइम उत्प्रेरण की सतह पर अधिक संख्या में छिद्र होती है, जिसकी एक विशेष प्रकार की क्या होता है बाबू? संरचना होती है। तथा इसमें बॉन्ड OH, COOH जैसे क्रियाशील मूलक उपस्थित होते हैं। क्रियाशील मूलक उपस्थित होते हैं। ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंजाइम उत्प्रेरण की सतह पर अधिक संख्या में छिद्र होता है, जिसकी एक विशेष प्रकार की संरचना होती है तथा इसमें बॉन्ड OH तथा COOH जैसे क्रियाशील मूलक उपस्थित होते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो कहलाता है बाबू, सक्रिय केंद्र कहलाता है। वास्तव में ये क्या कहलाता है बाबू? सक्रिय केंद्र कहलाता है। वास्तव में ये क्या कहलाता है? सक्रिय केंद्र कहलाता है। इसका प्रोसेस समझेंगे हम, ध्यान से सुनिए। इसमें अणु इस प्रकार फिट होता है, इसमें अणु इस प्रकार फिट होता है जैसे ताले में चाबी फिट होता है। जैसे बाबू ताले चाबी में फिट होता है। ध्यान समझ में आ रहा होगा? ये आपका जो है बाबू चाबी और ताला का प्रोसेस यहां पर दिया गया है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए। एंजाइम उत्प्रेरण एक बार में आप क्लियर कर देंगे हम, सबसे लास्ट टॉपिक होगा, ध्यान से समझिएगा। ये मेरा लास्ट जो टॉपिक है इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एंजाइम उत्प्रेरण की सतह पर अधिक संख्या में छिद्र होता है, अधिक संख्या में छिद्र होता है, जिसकी एक विशेष संरचना होती है, जिसकी एक विशेष संरचना होती है तथा इसमें बॉन्ड OH, बॉन्ड COOH जैसे क्रियाशील मूलक उपस्थित होते हैं। वास्तव में यह सक्रिय केंद्र कहलाता है। वास्तव में यह सक्रिय केंद्र कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें अणु इस प्रकार फिट होता है जैसे ताले चाबी में फिट होते हैं, जैसे ताले में चाबी फिट होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, तथा यह
सक्रिय जटिल यौगिक का निर्माण करता है तथा यह सक्रिय जटिल यौगिक का निर्माण करता है। ध्यान से समझिएगा, इतना करने के बाद ये लिखना जरूरी है, तथा यह सक्रिय जटिल यौगिक का निर्माण करता है। अब ध्यान से सुनिए, तथा यह टूटने पर प्रतिफल का निर्माण करता है, तथा यह टूटने पर प्रतिफल का निर्माण करता है। और ध्यान से सुनिए, इसे जो है बाबू, इसे चाबी ताला का प्रारूप भी कहा जाता है, इसे चाबी ताला का प्रारूप भी कहा जाता है। ये था आपका बाबू एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। तो अब ध्यान से सुनेंगे बाबू, जितना भी हमने बात बताया, अगर कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है बाबू यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, तो जय हिंद। Thanks for watching my YouTube channel Chemistry with Engineer Satish Kumar.